दोस्तों सोचो, अगर आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि आप एक ऐसे गेम विलेन के शरीर में पहुंच गए हो जिसकी किस्मत में सिर्फ एक भिखारी बनकर भूख से तड़प तड़प कर मरना लिखा है। हमारा एमसी भी कुछ ऐसे ही हालात में फंस गया है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर विलेन नहीं बनना चाहता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसके पिता उसे आदेश देते हैं कि उसे 1 साल के अंदर महल की हर एक मेड को प्रेग्नेंट करना होगा ताकि वो अपने लिए एक लड़का पैदा कर सके। लेकिन अपना लड़का तो एकदम शरीफ है, उसने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और सारी मेड्स को आजाद कर दिया कि उन्हें अब उसके पिता के अजीब आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से मामला एकदम उल्टा पड़ जाता है। आजाद होने के बजाय एक मेड इस बात से इतनी भड़क जाती है कि वो उल्टा एमसी को ही धोखा देकर एक पुराने नौकरों वाले कमरे में बंद कर देती है और अब उस खुफिया कमरे में हर रात वो मेड खुद एमसी के साथ जबरदस्ती बच्चा पैदा करने की कोशिश करती है ताकि उसका बच्चा महल का अगला वारिस बन सके। मुझे पता है आप में से कई लोग इस एमसी की जगह होना चाहेंगे, लेकिन बेचारे एमसी की हालत खराब है क्योंकि वो मेड रात भर उससे इतनी डिमांड करती है कि उसे सोने तक का टाइम नहीं मिलता। इस भयानक आजादी और रोज रोज नहलाए धुलाए जाने वाले टॉर्चर से बचने के लिए एमसी ने फैसला किया कि वो हर दिन ट्रेनिंग करके ताकतवर बनेगा और यहाँ से भाग निकलेगा, क्योंकि अगर उसने इस दुनिया में अपनी विलेन वाली इमेज नहीं बदली तो मौत पक्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेड्स ऐसी क्यों हैं और इनके पास इतनी पावर कैसे आई। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। कहानी शुरू होती है गैम्बल हाउस से, जहाँ अपना एमसी एक बहुत ही शानदार शाही बिस्तर पर अचानक से जागता है। जागते ही उसे याद आता है कि उसका तो एक कार एक्सीडेंट हुआ था। शुरुआत तो एकदम क्लासिक इज़ाकाई वाली हुई है। एमसी कंफ्यूज होकर सोचता है कि क्या उसने टाइम ट्रेवल किया है या फिर एक्सीडेंट सच में हुआ था। तभी उसकी नजर आसपास के कमरे पर पड़ती है जो बहुत ही अजीब लेकिन आलीशान था, जिसमें एकदम वेस्टर्न स्टाइल की सजावट और महंगे फर्नीचर रखे हुए थे। एमसी उठकर आईने के सामने जाता है और खुद को देखकर एकदम शॉक रह जाता है। आईने में कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत पीले बालों वाला लड़का खड़ा था। पहले तो वो घबराता है, लेकिन फिर अपनी ही खूबसूरती देखकर शांत हो जाता है। वो ओड़ा दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि एक ट्रक से टक्कर खाना और दूसरी दुनिया में पहुंच जाना, ये सब तो उसके लिए बहुत जानी पहचानी बात है, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में एक पक्का ओटाकू हुआ करता था। मशहूर ट्रकों ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। दोस्तों, एमसी सोचता है कि अगर ये कोई सपना है तो उसे किसी तरह कंफर्म करना होगा कि ये दुनिया असली है या नहीं। इसके लिए वो बहुत सीरियस चेहरा बनाकर एक चाकू उठाता है और अपनी उंगली के सिरे पर हल्का सा कट लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से चीखने लगता है क्योंकि चाकू बहुत ज्यादा तेज था और कट काफी गहरा लग गया था। इतने सारे ऑप्शंस थे चेक करने के, लेकिन भाई ने चाकू ही चुना। तभी स्क्रीन पर एक गेम या कहानी का मोड सामने आता है जहाँ हमें पता चलता है कि एमसी का ये कैरेक्टर असल में एक विलेन है जिसने शाही परिवार का अपमान किया था। इसकी सजा के तौर पर उससे उसका सारा रुतबा छीन लिया गया और उसे हमेशा के लिए देश निकाला देकर एक भिखारी की तरह जीने की सजा दी गई। शाही अधिकारी उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर उसने दोबारा एम्पायर में कदम रखा तो उसे बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और एमसी को फाइनली याद आ जाता है कि वो जिस दुनिया में है वो असल में एक किताब की कहानी है जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी। और सबसे बुरी बात ये है कि वो इस कहानी का एक बेवकूफ और पीले बालों वाला विलेन है जिसका काम सिर्फ कहानी की असली मेन कैरेक्टर एमसी को परेशान करना होता है। इसके बाद हमें एमसी की पुरानी जिंदगी की एक झलक दिखती है। अपनी पुरानी दुनिया में वो रात को सिर्फ एक ही कहानी पढ़ा करता था और ये वही कहानी है जिसे वो आज जी रहा है। इस किताब की कहानी में असली हीरोइन शाही परिवार की एक नाजायज बेटी है। जैसे जैसे समय बीतता है वो लड़की अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में खुद को बेहतर बनाती है, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और डीमंस को हराती है और पूरी दुनिया में एक महान हीरोइन के नाम से मशहूर हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने एमसी की बात करें तो इस कहानी में उसका नाम मोनाम्पल है। वो एक बहुत ही पुरानी और इज्जतदार फैमिली का बिना दिमाग वाला बेवकूफ विलेन है जो अक्सर उस हीरोइन को मारने के लिए अपने नौकरों और गुंडों को भेजता रहता है। लेकिन हीरोइन हर बार खुद को बचा लेती है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। मोनाम्पल के सारे प्लान हमेशा उल्टे ही पड़ते हैं। आखिरकार कहानी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूक के साथ पंगा लेने की वजह से वो पकड़ा जाता है और उसे देश से निकालकर जिंदगी भर भिखारी बनकर सड़कों पर रहने की सजा सुना दी जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और एमसी को ये सोचकर पसीने छूटने लगते हैं कि वो कितनी बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसके कैरेक्टर की तो हमेशा वाट ही लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एमसी उसे अंदर आने को कहता है। दरवाजा खुलता है और कैंपल हाउस की मेड एंड अंदर आती है। वो उसे बताती है कि सेरेमनी पार्टी के लिए उसके नए कपड़े आ गए हैं और उसे उन्हें पहन कर देखना चाहिए। लेकिन तभी एन की नजर एमसी की उंगली पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। एमसी बहाना बनाता है कि गलती से कट लग गया और उससे खून रोकने के लिए एक बैंडेज मांगता है। एन के लिए ये बैंडेज शब्द बहुत अजीब था, इसलिए
वो कहती है कि वो खुद उसे हील कर सकती है। एमसी उसे अपनी उंगली दे देता है और दोस्तों एन उसकी उंगली को सीधे अपने मुंह में डाल लेती है। एमसी एकदम चौंक जाता है, लेकिन खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एमसी का खून बहुत ही ज्यादा कीमती है। एन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आगे से खुद को कभी चोट न पहुंचाए। एमसी ओडी घबराहट के साथ कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। वो उसे थैंक यू बोलता है और एन वहाँ से चली जाती है। एन की इस स्पेशल हीलिंग से एमसी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ओरिजिनल कहानी में एक बहुत ही क्यूट और दयालु काले बालों वाली मेड भी हुआ करती थी। ये सोचकर वो खुशी के मारे बिस्तर पर लोटपोट होने लगता है। वहीं कमरे के बाहर एन बहुत हैरानी से सोच रही होती है कि क्या मास्टर ने सच में मुझे थैंक यू कहा, क्योंकि दोस्तों याद रखिए वो एक विलेन है और विलेन कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलते। वापस बिस्तर पर एमसी गहराई से सोचने लगता है कि आखिर नौकर चाकर रखने वाला एक इतना अमीर लड़का कहानी की मेन हीरोइन के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि कहानी में विलेन को तब निकाला गया था जब उसने सेरेमनी के दौरान एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस के ड्रिंक में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग मिला दिया था। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो किसी से भी पंगा ना ले तो सब कुछ एकदम सही रहेगा। उसे पता है कि वो अपनी किस्मत बदल सकता है। फिर वो खुद से सवाल करता है कि आखिर ये सेरेमनी कब होने वाली है, और तभी उसे याद आता है कि एन तो अभी अभी उसी इवेंट के कपड़े लेकर आई थी। इसका मतलब है कि वो मनहूस सेरेमनी कल ही है। वो बिस्तर पर लेटे लेटे किसी सिस्टम दिमाग में बजने वाली आवाज या एक्सपी पॉइंट से मदद की भीख मांगने लगता है, जैसा कि अक्सर इज़ेकाई कहानियों में होता है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। अब उसका प्लान ये था कि कल वो सेरेमनी में जाएगा और हीरोइन के सामने जाकर इज्जत से माफी मांग लेगा। क्या पता शायद वो माफ कर ही दे। वो फैसला करता है कि अगर बात बिगड़ी तो वो भागकर उसके पैरों में गिर जाएगा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा। लेकिन तभी अचानक छत से कोई चीज गिरती है और सीधे उसके सिर पर आकर लगती है। वो एक किताब थी। एमसी उस किताब को उठाता है और सोचता है कि चलो फाइनली हेल्प आ ही गई। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है उसके अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। किताब ब्लैंक थी। वो सोचने लगता है कि क्या इसे एक्टिवेट करने का कोई स्पेशल तरीका है। ठीक उसी पल उसके सिर से खून की कुछ बूंदें उस किताब पर गिरती हैं, क्योंकि किताब के लगने से उसे चोट आ गई थी। जैसे ही खून किताब को छूता है एक भयानक काले और बैंगनी रंग की आग एमसी के शरीर को घेर लेती है। अगले ही पल वो खुद को एक अनजान और डरावनी जगह पर बंधा हुआ पाता है। कम से कम उसकी बॉडी अभी भी अच्छी शेप में थी। जब वो पूरी तरह से होश में आता है तो अपने सामने एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाली औरत को खड़ा पाता है। तो तुम आखिरकार जाग ही गए, तुमने काफी टाइम लगा दिया, वो औरत अपनी डरावनी आवाज में कहती है। एमसी को बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि उस औरत ने उस पर कुछ खतरनाक टॉर्चर वाले इक्विपमेंट्स लगा रखे थे। वो औरत बहुत ही खौफनाक तरीके से कहती है कि दर्द सहना तो लाजमी है। वो कहती है कि उसे दूसरों को दर्द और तकलीफ देना सीखना होगा। उसे एक सच्चा विलेन बनना होगा, ना कि कोई हिचकिचाने वाला कमजोर इंसान। उसका ये कमजोर रूप देखकर उस औरत को बहुत दुख होता है। वो आगे कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, वो उसे एक क्रूल इंसान बनाकर ही छोड़ेगी। हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। वो औरत एक भयानक स्माइल के साथ कहती है। वो उसे और दर्द देने के लिए आगे बढ़ती है और एमसी पूरी तरह से निराशा और खौफ में डूब जाता है और तभी वो झटके से बिस्तर पर जाग जाता है। दोस्तों वो सिर्फ एक भयानक बुरा सपना था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सपने से जागने के बाद भी उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो सपना कुछ ज्यादा ही असली था। वो उस रहस्यमय किताब को उठाता है और सोचने लगता है कि शायद अगर वो अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक होगा। जैसे ही वो किताब पर नजर डालता है उस पर एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है, किस्मत को बदलने की कोशिश मत करो। एमसी को लगने लगता है कि शायद उसे सच में कहानी के हिसाब से तबाही और केओस मचाना ही पड़ेगा। आखिरकार अगर वो विलेन का रोल निभाएगा तो कम से कम एंड में जिंदा तो रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल कहानी का जो विलेन था वो तो एकदम बेवकूफ था, लेकिन हमारा एमसी अलग है। वो एक मॉडर्न सोसाइटी से आया है और उसके पास इस पुरानी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा तेज दिमाग और कैपेबिलिटीज हैं। वो तय करता है कि वो सक्सेस हासिल करने के लिए अपने आसपास के लोगों का टूल्स की तरह इस्तेमाल करेगा। सीन बदलता है। अब हमारा एमसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टेक बड़े मजे से खा रहा होता है और वो यहाँ के शाही खाने का दीवाना हो चुका है। उसकी माँ डचेस नॉइस कैंपल उसे इतना खुश देखकर ओड़ी हैरान होती है। उसके पिता ड्यूक लियोपोल्डो कैंपल उसे याद दिलाते हैं कि कल होने वाली सेरेमनी उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसी बड़ी शांति से जवाब देता है कि वो बस कल के लिए ओड़ा नर्वस और आइटेड है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा कल सारी राजकुमारियों के बीच छा जाएगा, लेकिन उसके पिता कमेंट करते हैं कि उसे किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहले से ही एक बहुत ही खास लड़की चुनी जा चुकी है, एम्पायर की तीसरी राजकुमारी सीलिए। एमसी
को ये देखकर बहुत हिम्मत मिलती है कि उसके माता पिता असल में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसे कहानी की वो बात याद आती है जहाँ सीलिया को पूरे एम्पायर की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता था, लेकिन उसे ये भी याद था कि उसके इसी बेवकूफी भरे कदम की वजह से उसके परिवार को देश से निकाल दिया जाता है। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकता। सेरेनी तो कल ही है। एमसी दिमाग दौड़ाने लगता है कि वो राजकुमारी सीलिया को कैसे पॉइजन दे, लेकिन इस बार वो ओरिजिनल कहानी वाली ड्रग की जगह कुछ और इस्तेमाल करने का सोचता है। तभी अचानक से एक छोटी सी मेड गलती से उससे टकरा जाती है और उसके कपड़ों पर ब्लैक टी गिर जाती है। एमसी गुस्सा होने के बजाय उससे प्यार से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो बेचारी मेड सजा के डर से बुरी तरह कांपने लगती है और रो रो कर माफी मांगने लगती है, लेकिन एमसी उसे उठाता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर तप रहा है। उसे तेज बुखार था। वो उसे आराम करने का आर्डर देता है, भले ही कल सेरेमनी का इतना बड़ा दिन था। तभी एन वहाँ आ जाती है और एमसी उससे उस बीमार मेड का नाम पूछता है। उसका नाम नोएल था। एमसी तुरंत आर्डर देता है कि कल की सेरेमनी में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सारे नौकरों को पूरा आराम करने दिया जाए। एन और नोएल दोनों ही एमसी के इस दयालु बर्ताव को देखकर एकदम शॉक रह जाती हैं, क्योंकि पुराने एमसी ने आज तक कभी किसी के साथ इतने प्यार से बात नहीं की थी। बाद में एमसी अपने कमरे में किसी बहुत ही जरूरी चीज की तलाश करने लगता है और आखिरकार उसे वो मिल ही जाती है। ब्लैक मार्केट का एक वीआईपी पास। रात के अंधेरे में वो चुपचाप बेलरैंड के पास मौजूद उस ब्लैक मार्केट को ढूंढ निकालता है। वो दरवाजे पर खड़े गार्ड से कहता है कि वो कैरियन की तलाश में आया है और वो नाम सुनते ही उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अंदर का नजारा एकदम अलग था। वो जगह अजीबोगरीब जादुई चीजों और सस्पिशियस सामानों से भरी पड़ी थी। एक दुकान में एक नकाब पहने हुई औरत उसे अटेंड करती है। एमसी उससे एक ऐसा पोषण मांगता है जो किसी भी इंसान को कई घंटों तक बेहोश रख सके। वो औरत समझाती है कि ये पोषण किसी भी ड्रिंक में मिलते ही पूरी तरह गायब हो जाता है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी एक बड़े से हाथी को गिराने के लिए काफी है। लेकिन जब वो इसकी कीमत बताती है 30,000 ml वहाँ की करेंसी, तो एमसी के पसीने छूट जाते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक वहाँ एन प्रकट हो जाती है। एन उस पोषण के बदले में कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन बेचने का ऑफर देती है। दुकानदार औरत उस डील को मान लेती है। एमसी अपनी तरफ का पेमेंट करता है और उसे पोषण के असर को और भी ज्यादा तेज करने के लिए एक ट्रा पोषण भी मिल जाता है। वो नकाब वाली औरत जाते जाते कहती है कि एन ने जो जानकारी दी है उसे विरोधी ड्यूक्स को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है। अब दिन आता है उस ग्रैंड सेरेमनी का। एमसी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी में कई सारे नोबल्स से बातचीत करता है, लेकिन उसकी पहले से खराब इमेज की वजह से सब उसे शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। आखिरकार जिसका सबको इंतजार था, एम्पायर की तीसरी राजकुमारी सीलिया वहाँ पहुँचती है। एमसी पूरे शाही अंदाज में उसका स्वागत करता है और उसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करता है। सीलिया को उसका ये बदला हुआ बर्ताव ओढ़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक यू कहती है। पार्टी के बीच में ही कहानी की असली एमसी एरियल पोनार्ड की एंट्री होती है। वो आकर एमसी को ग्रीट करती है। एमसी भी पूरी इज्जत के साथ उसका नाम लेकर उसे रिप्लाई करता है, लेकिन ये देखकर एरियल को बहुत तगड़ा शॉक लगता है, क्योंकि पुराने एमसी ने हमेशा उसके साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया था और आज वो उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। एरियल को दाल में कुछ काला लगता है। वो गुस्से से उसके हाथ को झटक देती है और उसे अपने रास्ते से हट जाने को कहती है, लेकिन अपना एमसी ये सब दिल पर नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। वो स्टेज पर जाकर एम्पायर के सभी लोगों के सामने एक शानदार स्पीच देता है और फाइनली वो स्पीच खत्म हो जाती है। अब उसका अगला मिशन था राजकुमारी सीलिया को ढूंढना। वो जल्दी ही उसे ढूंढ निकालता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए बहुत ही प्यार से माफी मांगता है। वो कहता है कि एक आदमी अपनी होने वाली पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि सेरेमनी के दिन ऐसा करना ओड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी सीलिया उसका हाथ थाम लेती है। जैसे ही वो दोनों डांस फ्लोर पर कदम रखते हैं, पार्टी में मौजूद हर एक इंसान की नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं। डांस करते हुए अपना एमसी एक बार फिर सीलिया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि उसके अंदर डांस करने का गजब का टैलेंट है। सीलिया भी मन ही मन सोच रही है कि ये लड़का सच में बहुत बदल गया है। पहले तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। एमसी उससे पूछता है कि क्या वो सच में इतना बदल गया है, तो सीलिया उसे याद दिलाती है कि पिछली बार जब उसने किसी को डांस के लिए पूछा था तो उसके शब्द कुछ ऐसे थे, ऐ औरत खुश हो जा कि इस महान मुंह ने तुझ पर रहम खाकर तुझे अपने साथ डांस करने का हक दिया है। सीलिया ने उसकी आवाज की इतनी परफेक्ट मिमिक्री की कि एमसी शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। एमसी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस भयानक पास को भूल जाए और उसके साथ एक नए प्रोजेक्ट पर फोकस करे। डांस के बीच में ही एमसी उसके कान में फुसफुसाता है कि म्यूजिक खत्म होने के बाद वो चुपचाप उसके कमरे में आ जाए। सीलिया को लगता है कि शायद वो दोनों कुछ रोमांटिक या इंटीमेट पल बिताना चाहते हैं, लेकिन एमसी का इरादा तो कुछ
और ही था। एमसी उसे बताता है कि वो सिर्फ उनके फ्यूचर और उनकी इस जबरदस्ती की शादी के बारे में बात करना चाहता है। वो सीलिया को समझाता है कि ये शादी उन दोनों पर थोपी गई है, जबकि वो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि राजा उसके पिता के साथ अपने रिश्ते मजबूत रख सके। एमसी कहता है कि वो दोनों मिलकर इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं। सीलिया तुरंत उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि उन्हें इस मामले को अभी इसी वक्त सुलझाना होगा। मून मन ही मन मुस्कुराता है कि मछली जाल में फंस गई, लेकिन सीलिया उतावली होकर पूछती है कि उसका कमरा कहाँ है, और दोस्तों वो खुद ही एमसी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए उसके कमरे की तरफ ले जाने लगती है। रास्ते में दो अजीब सी दिखने वाली मेड्स उन दोनों को कमरे में जाते हुए देख लेती है और आपस में खुसुर फुसुर करती है कि उन्हें इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कमरे के अंदर। एमसी उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन सीलिया साफ मना कर देती है क्योंकि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाती। इस बीच एमसी बहुत तेजी से अपना दिमाग दौड़ा रहा है कि आखिर वो बिना शक पैदा किए उस पोशन को उसे कैसे पिलाए। चूंकि वो वाइन नहीं पीती, इसलिए एमसी उसे ब्लैक टी ऑफर करता है। सीलिया मान जाती है, लेकिन वो अभी भी उसे शक की नजरों से देख रही है। एमसी बहुत ही बनावटी और बड़ी सी स्माइल के साथ चाय तैयार करने लगता है। सीलिया को इतनी सी बात पर उसका इतना ज्यादा खुश होना बहुत ही अजीब और सस्पिशियस लगता है। मौके का फायदा उठाकर मून उस पोशन को चाय में मिला देता है। तभी अचानक से सीलिया पीछे से आकर पूछती है कि क्या चाय बन गई। एमसी हड़बड़ा कर कहता है कि बस बन ही गई है। वो उसे जाकर कुर्सी पर बैठने और ओड़ा वेट करने को कहता है। सीलिया वापस मुड़ जाती है और एमसी रंगे हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचता है, लेकिन इस हड़बड़ी में पोशन का ओड़ा सा हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो बचे हुए पोशन को ही चाय में डाल देता है। आखिरकार वो चाय के कप लेकर उसके पास जाता है। सीलिया उस चाय को बहुत ही गहरी शक की नजरों से देखती है। वो कहती है कि इस चाय का रंग कुछ ज्यादा ही लाल है। एमसी तुरंत कहानी बनाकर झूठ बोलता है कि ये मेरी फैमिली के खेतों में उगने वाली एक स्पेशल वैरायटी है जिसे ग्रेट रेड हॉप कहते हैं। सीलिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तो फिर ऐसा करो, पहले तुम पियो मून। एमसी बिना डरे कहता है कि शक करने की कोई बात ही नहीं है और वो कप अपने मुंह के पास ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक घूंट भी पी पाता, सीलिया उसके हाथ से वो कप छीन लेती है और अपना कप उसे थमा देती है। कप स्वैप करने के बाद सीलिया आखिरकार चाय पी लेती है और दोस्तों कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो लड़खड़ाती हुई एमसी का नाम पुकारती है और धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। और अब यहाँ आता है एमसी का माइंड मूव। मून रिवील करता है कि उसने असल में दोनों ही कप्स में वो पोशन मिलाया था। अब उसे अपनी अगली चाल की तैयारी करनी है, क्योंकि ओरिजिनल कहानी के हिसाब से ठीक इसी वक्त असली हीरोइन एरियल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने वाली थी। वो जल्दी से सीलिया को जमीन पर एक बहुत ही अजीब पोजीशन में लेटा देता है ताकि देखने वाले को लगे कि उन दोनों के बीच कुछ गलत हो रहा था। और पता नहीं क्यों, लेकिन वो खुद भी अपने कुछ कपड़े उतार देता है और एरियल के आने का इंतजार करने लगता है। काफी टाइम बीत जाता है। वो घड़ी की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एरियल अभी तक क्यों नहीं आई? तभी उसे ओरिजिनल कहानी की एक डिटेल याद आती है। असल कहानी में एरियल वॉशरूम जा रही होती है जब कोई उसके कपड़ों पर गलती से चाय गिरा देता है। कपड़े साफ करने जाते वक्त वो मून के कमरे से आने वाली आवाजें सुन लेती है और इन्वेस्टिगेट करने अंदर आ जाती है। लेकिन जिस नौकरानी ने एरियल पर चाय गिराई थी वो कोई और नहीं बल्कि नोएल थी। और क्योंकि एमसी ने आज सुबह ही बुखार की वजह से नोएल को कमरे में जाकर आराम करने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए उसने पूरी कहानी की टाइमलाइन ही बदल दी बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका मतलब है कि एरियल अब कभी उस कमरे में आएगी ही नहीं। तभी अचानक जमीन पर पड़ी सीलिया हिलने लगती है। एमसी को एहसास होता है कि चाय का कुछ हिस्सा जमीन पर गिरने की वजह से पोशन का डोज पूरा नहीं था, इसलिए उसे वो पोशन इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। कमरे का माहौल एकदम ठंडा और खौफनाक हो जाता है। अगले ही सेकेंड एमसी के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। सीलिया खून की प्यासी नजरों से उसे देख रही है और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमसी हड़बड़ाकर समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो देख पा रहा था कि सीलिया उसे सिर्फ मारना नहीं चाहती बल्कि वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। मून मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन सीलिया एक शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ती है और उसे बुरी तरह शुरू कर देती है। सीन कट होता है और हम महल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। वहां हम एरियल को देखते हैं जिसके कपड़े गंदे हो रखे हैं। उसकी साथी लिया ने गलती से उस पर कुछ गिरा दिया था। गलियारे में वॉशरूम ढूंढते हुए एरियल की मुलाकात एन से हो जाती है। एन उसे रोकती है और कहती है कि महल का ये हिस्सा मेहमानों के लिए फॉरबिडन है और उसे वापस जाने को कहती है। एरियल पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो एन बस इतना कहती है कि ये एक सीक्रेट है। लेकिन एरियल के गंदे कपड़े देखकर एन अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक झटके में उसके कपड़ों को एकदम चमका देती है। एरियल ये देखकर हैरान रह जाती है कि मैजिक से कपड़े भी साफ किए जा सकते हैं। एन उसे बातचीत के लिए थैंक यू बोलती है और बातों
दोनों बातों में बताती है कि मेहमानों के लिए एक बहुत ही स्पेशल केक परोसा जाने वाला है। केक का नाम सुनते ही एरियल के मुंह में पानी आ जाता है। उसे केक बहुत पसंद है। वो जल्दी से एन को थैंक यू बोलती है और अपना केक का पीस खाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। एन उसे एक बहुत ही अजीब और खौफनाक नजरों से घूरते हुए हाथ हिलाकर बाय करती है। भागते हुए एरियल को एक पल के लिए लगता है जैसे एन के पास से खून की महक आ रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती। उसके लिए अभी सबसे जरूरी चीज वो केक था। तभी सीन शिफ्ट होता है उन दो अजीब सी मेट्स पर जो चुपके से बात कर रही थी। वो दोनों किसी खुफिया मिशन पर थी और उन्हें अपना काम जल्दी खत्म करना था। उनमें से एक बताती है कि कमरों पर नजर रखने वाले मैजिक ने कुछ बहुत ही सस्पिशियस डिटेक्ट किया है। कोई दो लोग कमरे में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो दोनों अपने गंदे दिमाग से इमेजिन करने लगती है कि मून और सीलिया अंदर वो काम कर रहे हैं। सीन फिर से एमसी के कमरे में आता है और हम देखते हैं कि अपना बेचारा एमसी जमीन पर बुरी तरह पिटा हुआ पड़ा है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन असली मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला है। एमसी को पता है कि अब उसकी वाट लग चुकी है। सीलिया उसे हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रही है और उसे किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा। तभी एमसी फुल बॉलीवुड ड्रामा चालू कर देता है। वो रोने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे सीलिया की कदर करनी चाहिए थी, उसे ऐसे खोना नहीं चाहिए था। काश काश मुझे एक और मौका मिल पाता, वो गिड़गिड़ाता है। सीलिया ये ड्रामाबाजी देखकर उसे उसी वक्त जान से मारने ही वाली होती है। उसे एहसास होता है कि ये इंसान सच में कितना गिरा हुआ और घटिया है। मून उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सीलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीलिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो सच में उसे पसंद करता तो वो एक मर्द की तरह उसे जीतने की कोशिश करता। शायद, क्या पता, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ भी जाती, लेकिन तुमने एक कायरो वाला रास्ता चुना। वो कहती है उसने उसे जहर देकर बेहोश करने की कोशिश की थी, जो एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक हरकत थी। इतनी बड़ी गद्दारी के बाद खुद को बचाना नामुमकिन था। एमसी फिर से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सीलिया उसे जोर से शट अप बोलकर चुप करा देती है। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास उसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी सेकेंड कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। सीलिया झटके से एमसी का गला पकड़ लेती है और उसे आर्डर देती है कि वो जाकर दरवाजे पर खड़े इंसान को भगा दे और अंदर आने से मना कर दे। वो उसका गला छोड़ती है और धमकी देती है कि वो उसे तब तक के लिए जिंदा छोड़ रही है जब तक वो उस बाहर वाले को भगा नहीं देता। मून जल्दी से अपने उतरे हुए कपड़े पहनता है और दरवाजा खोलने जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी मौत अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। वो दरवाजा खोलता है और सोचता है कि बाहर एरियल खड़ी होगी, लेकिन सामने एक नई नवेली मेड खड़ी थी जो एक ट्रे में चाय और केक लेकर आई थी ताकि इस नए कपल के स्पेशल मोमेंट को और भी मीठा बना सके। मून उसे अंदर आने देता है और कहता है कि वो सारा सामान टेबल पर रख दे, लेकिन एमसी को उस मेड में कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। उसे एन की वो बात याद आती है कि नई मेड्स को सिर्फ बैंक्वेट वाले एरिया में काम करना था, उन्हें महल के अंदर कमरों में घूमने की परमिशन नहीं थी। और दोस्तों, तभी वो पला जाता है। वो मेड अचानक से पलटी और उसने सीधे सीलिया की तरफ छलांग लगा दी। मून तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मेड नहीं बल्कि एक असैसिन है और उसका असली टारगेट वो नहीं बल्कि राजकुमारी सीलिया है। पूरे कमरे में एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठती है। सीलिया धमाके से बचते हुए पूछती है कि क्या उसके अपने ही सगे भाई ने उसे मारने के लिए इस हत्यारी को भेजा है। वो हत्यारी बहुत ही ठंडी आवाज में जवाब देती है कि वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं बता सकती और कहती है सीलिया, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इतना कहते ही वो हत्यारी एक भयंकर एक्सप्लोसिव मैजिक एक्टिवेट कर देती है। एक भयानक धमाका होता है। हत्यारी पीछे हट जाती है। उसे पूरा यकीन था कि सीलिया अब तक राख बन चुकी होगी, लेकिन तभी धुएं के बीच से सीलिया बाहर आती है। उसने खुद को डिफेंसिव मैजिक शील्ड से बचा लिया था और वो अपनी पूरी ताकत से हत्यारी पर काउंटर अटैक कर देती है। मून कोने में दुबका हुआ समझ जाता है कि अगर वो इस कमरे में एक सेकेंड भी और रुका तो वो भी मारा जाएगा। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। शायद उस पर कोई मैजिक सील लगा दी गई थी। वो सोचने लगता है कि ये लोग इतने सिक्योर महल के अंदर घुस कैसे गए, और तभी उसे अपनी ही गलती याद आती है। आज सुबह उसने नए नौकरों को महल में काम करने की परमिशन दी थी और उसी वजह से ये सिक्योरिटी में दरार आई थी। एमसी के पसीने छूट रहे थे और कमरे में एक जानलेवा लड़ाई चल रही थी। ओरिजिनल कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। सीलिया समझ जाती है कि ये हत्यारी यहाँ अकेली नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ वो हत्यारी भी सीलिया की ताकत और तैयारियों को देखकर हैरान थी। सीलिया उसे धमकी देती है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो वो उसकी जान बख्श सकती है, लेकिन वो हत्यारी एक खौफनाक इंसी हस्ती है और रिवील करती है कि वो तो बस टाइम पास कर रही थी। तभी कमरे के बाहर से एक और भयंकर मैजिक एक्टिवेट होता है। वो हत्यारी अपनी जेब से एक लाल रंग का पोशन निकालती है। दोस्तों, ये
ये पोषण 100 मासूम बच्चों के खून से बनाया गया था और इस खौफनाक रस्म का नाम था ग्रेट सन सैक्रिफाइस। सीलिया हमला करने के लिए आगे बढ़ती ही है कि उस पोषण के भयानक इम्पैक्ट से वो हवा में उड़ती हुई जोर से दीवार से जा टकराती है। इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी वो किसी तरह जिंदा बच जाती है। वो हत्यारी अपना काम तमाम करने और सीलिया को आखिरी मौत का घाट उतारने के लिए आगे बढ़ती है। सीलिया अपने खून से लथपथ हाथों से एक छोटी सी तलवार निकालती है और खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करती है। हत्यारी देख लेती है कि सीलिया अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। उसकी सारी लाइफ पार्ट्स खत्म हो चुकी है और वो अब मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। अब उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए बस एक आखिरी बार की जरूरत थी। लेकिन इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद सीलिया अभी भी अपने पैरों पर खड़ी थी, मजबूत, समझदार और हार न मानने वाली। वो हत्यारी सीलिया का गला काटने के लिए अपनी तलवार हवा में उठाती है और दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एकदम से मून बीच में आ जाता है। महान बेवकूफ विलेन मोनैम्पल अपनी जान की परवाह किए बिना सीलिया के सामने खड़ा हो जाता है और वो जानलेवा वार सीधा उसके सीने के आर पार हो जाता है। सीलिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और खुद एमसी भी शॉक में था कि उसने ये क्या कर दिया। लड़ाई के बीच में उस हत्यारी ने एमसी से कहा था कि वो बीच में से हट जाए क्योंकि वो उनका टारगेट नहीं है। लेकिन एमसी को एहसास हुआ कि वो अपनी आंखों के सामने सीलिया को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। एमसी खून की उल्टियां करते हुए सीलिया पर चिल्लाता है, तुम किसका इंतजार कर रही हो, हमला करो, अटैक। हत्यारी एमसी का सिर धड़ से अलग करने के लिए अपनी ब्लेड ऊपर उठाती ही है कि सीलिया अपनी बची खोची सारी ताकत लगाकर एक शेरनी की तरह आगे बढ़ती है और अपनी तलवार सीधे उस हत्यारी के गले के आर पार कर देती है। फाइनली वो खौफनाक हत्यारी मारी जाती है। मून खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सीलिया उसके पास भागकर आती है और पूछती है कि क्या उसने इस हत्यारी को उसे मारने के लिए हायर किया था। एमसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहता है कि अगर वो आज मर भी गया तो उसे कोई गम नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे एक असली मर्द की तरह बर्ताव करना चाहिए। देखो मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ, एमसी खांसते हुए कहता है। सीलिया उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि अगर वो आज यहाँ मर गया तो पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। एमसी की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए गहरी नींद में जाने से पहले कुछ आखिरी शब्द बोलता है। सीलिया कहती है कि वो उसके ये आखिरी शब्द उसके माता पिता को बता देगी, लेकिन एमसी मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमेशा से अपने परिवार के लिए सिर्फ एक बोझ और मुसीबत ही रहा है, इसलिए उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसे अपने आखिरी शब्द किसी को कहने ही है तो वो सीलिया से कहना चाहेगा, मुझे माफ कर देना सीलिया, और सच कहूँ तो मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था। ये कहते ही एमसी का हाथ बेजान होकर नीचे गिर जाता है। सीलिया इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का जिसे वो इतना नफरत करती थी उसने आज उसी के लिए अपनी जान दे दी। वो इस एंडिंग को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो ठान लेती है कि वो किसी भी तरह उसे मौत के मुंह से वापस खींच कर लाएगी, भले ही इसका मतलब ये ना हो कि उसने उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लिया है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अपना मून एकदम खाली अंधेरे और सुन स्पेस में बिना कपड़ों के हवा में तैर रहा है। उसे ये जगह बहुत अजीब लगती है और वो सोचता है कि क्या मौत के बाद की दुनिया ऐसी ही होती है, एकदम खाली और शांत। जैसे ही वो अपने साथ हुई इन सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है, वही काले और बैंगनी रंग की रहस्यमयी एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। वो बुरी तरह डर जाता है। तभी उसके सामने हवा में कुछ अजीब सी गेमिंग मैसेजेस फ्लैश होने लगते हैं। एरोगेंस की प्रोग्रेस 50%, जेलसी की प्रोग्रेस 99% और ऐसे ही कई सारे अजीब इंडिकेटर्स उसके सामने आ जाते हैं। ये सब क्या बकवास है, वो खुद से पूछता है। तभी वो जादुई किताब उसके सामने खुलकर हवा में तैरने लगती है और उस पर एक नई लाइन लिखी हुई आती है जो उसे हार ना मानने, नॉट टू गिव अप के लिए मोटिवेट कर रही थी। एमसी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये बेवकूफ किताब उसे मरने से पहले बचाने के लिए भी तो आ सकती थी। तभी वो किताब एक वैक्यूम की तरह उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, जैसे वो उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब रही हो। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम वापस बेलरैंड में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस हत्यारी का एक और साथी दूसरी हत्यारी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। वो बड़बड़ाते हुए शिकायत कर रही है कि उसे प्रॉब्लम से बचने के लिए मून को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों तभी उसके सामने एक बहुत ही विशाल और खौफनाक इंसान आकर खड़ा हो जाता है। उस इंसान के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल और फैल रहा था जिस पर एक लायन का सिंबल बना हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि लॉम कैंपस अपने एमसी के पिता थे। वो गरजते हुए ऐलान करते हैं कि किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो उनके बेटे को खरोंच भी पहुंचाए, और जो आज हुआ है वो अब इस एम्पायर में दोबारा कभी नहीं होगा। उस हत्यारी की रूह कांप जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाली। अब हम वापस लौटते हैं एमसी के कमरे में। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। जब एमसी फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता
है कि एन उसके बिस्तर के पास बैठी हुई है। एन के चेहरे पर रिलीफ और गहरी कंसर्न साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत पूछती है कि वो अब कैसा फील कर रहा है। एमसी धीरे से कहता है कि उसे बस वॉशरूम जाना है और डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, उसके सीने में एक बहुत ही भयंकर दर्द उठता है। एन बहुत ही प्यार और सावधानी से उसे पकड़ लेती है। एमसी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। एन उसे समझाती है कि उसका ध्यान रखना उसकी ड्यूटी है और वो बताती है कि पास में ही एक यूरिनल रखा हुआ है। इसके अलावा एन ने पिछले कई दिनों तक बिना सोए उसकी देखभाल की थी। उसने उसके घाव साफ किए, दवाइयाँ लगाई और उसकी रिकवरी का पूरा ध्यान रखा। वो तो यहाँ तक पूछ लेती है कि क्या उसे कपड़े उतारने में भी उसकी मदद चाहिए। एमसी शर्म से लाल हो जाता है और कहता है कि वो खुद मैनेज कर लेगा, उसे बस वॉशरूम तक जाने के लिए थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। एन मान जाती है और उसे इतनी सावधानी से उठाती है जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड थी। वॉशरूम के अंदर पहुंचने के बाद एमसी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बाहर जाकर इंतजार करे, लेकिन एन जिद करने लगती है कि उसे हर वक्त हर सेकेंड उसकी रक्षा करनी है। एमसी परेशान होकर कहता है कि वो बात का बतंगड़ न बनाए। आखिरकार एमसी दरवाजा बंद कर लेता है और एन बाहर चुपचाप खड़ी रहती है। बाहर आने के बाद एमसी बिस्तर पर लेटा है और पूछता है कि वो कितने दिनों तक अनकॉन्शियस था। पूरे 3 दिन। एन जवाब देती है। हमले वाले दिन ही उसके घावों का इलाज कर दिया गया था। राजकुमारी सीलिया ने खुद पर्सनली पूरे एम्पायर के सबसे बेस्ट डॉक्टर को उसके इलाज के लिए बुलाया था, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा खून बजाने की वजह से वो इतने दिनों तक कोमा जैसी हालत में था। एमसी धड़कते हुए दिल से पूछता है कि क्या उस रात के बाद सीलिया ने उसके बारे में कुछ कहा। एन जवाब देती है कि उसने सीधे तौर पर उसके एमसी के बारे में कोई बात नहीं की। ये सुनकर एमसी को दिल में एक अजीब सी रिलीफ मिलती है, लेकिन एन उसे याद दिलाती है कि सीलिया ने सीधा राजा से जाकर बात की थी। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन हथियारों का असली टारगेट सीलिया ही थी और इस हिट का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक मार्केट से आया था, जो सालों से सीलिया की मौत चाहता था। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी शाही सेना भेजकर पूरे के पूरे ब्लैक मार्केट को तबाह करने का आर्डर दे दिया। सेना ने वहां के हर एक मेंबर को अरेस्ट कर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये जानलेवा हमला कैंपल हाउस के अंदर हुआ था, फिर भी राजा ने उनके परिवार का बाल भी बांका नहीं किया। एमसी के पिता राजा के भयंकर गुस्से का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। राजा ने एम्पायर की हर एक फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, सिवाय कैंपल फैमिली के। एमसी का दिमाग ये सब सुनकर चकराने लगता है। वो एन से कहता है कि वो ये सारी बातें धीरे धीरे रिपीट करे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एन अचानक से उसके एकदम करीब आती है और एक बहुत ही सस्पिशियस टोन में पूछती है कि क्या उस रात उसके और राजकुमारी सीलिया के बीच कुछ इनएप्रोप्रिएट तो नहीं हुआ था। एमसी तुरंत घबराकर इनकार करता है और कहता है कि अगर उसने ऐसी कोई घटिया हरकत की होती तो राजा उसे अब तक बीच चौराहे पर फांसी पर लटका चुका होता। एन मान जाती है कि हाँ, ये बात तो सच है। फिर वो एकदम से टॉपिक बदलती है और एक बॉस की तरह उसे अपनी दवाई पीने का आर्डर देती है। दवाई का एक घूंट निगलते ही एमसी का मुंह कड़वाहट से अजीब सा हो जाता है और उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है, लेकिन एन उसे तसल्ली देते हुए समझाती है कि ये सिर्फ दवाई का असर है और इसका स्वाद ऐसा ही होता है। इस बहुत ही कड़वी दवाई का काम उसके शरीर में खून की कमी को तेजी से पूरा करना था। एन ने उसे ये दवाई पीने के लिए ऐसे बोला था जैसे कोई बहुत ही अच्छा मास्टर अपने नौकर को प्यार और अधिकार से बोलता है। कमरे के बाहर कई सारी मेज छुपकर ये सब देख रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि मून इस कड़वी दवाई को देखकर बहुत इरिटेटेड हो रहा है। एक मेड खुसुर फुसुर करते हुए कहती है कि उसे कड़वा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो भी उसे ऐसी चीजें खाने को देता है वो उसे कोड़ों व्हिप से बुरी तरह पिटवाता है। दूसरी मेड सुझाव देती है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत जाकर एमसी की माँ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन एमसी के कान बहुत तेज थे। उसने बाहर खड़ी मेड्स की सारी बातें सुन ली। उसने तुरंत बाहर देखकर उन्हें ऐसा कुछ भी ना करने का आर्डर दिया। उसने अपनी इमेज सुधारने और ये साबित करने के लिए कि वो कोई क्रूर विलेन नहीं है कहा कि ये कोई खाना नहीं बल्कि एक कड़वी दवाई है, और फिर टशन में आकर उसने वो पूरी की पूरी कड़वी दवाई एक ही घूंट में गटागट पी ली। ये देखकर सारी मेड्स डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। और दोस्तों, दरवाजा बंद होते ही एमसी का सारा टशन हवा हो गया और उसने वो पूरी की पूरी दवाई उल्टी कर दी। एंड ये देखकर बुरी तरह घबरा गई और उसे समझाते हुए बोली कि वो दवाई बहुत हार्ड थी और उसे एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे पीना चाहिए था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। अंधेरा होने के बाद मून अपने कमरे में अकेला बैठकर गहराई से सोचने लगता है। उसे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका था कि अब उसे खुद को हर हाल में तैयार करना ही होगा, क्योंकि कहानी की पूरी टाइमलाइन अब एकदम बदल
बदल चुकी थी। हालांकि उसके माता पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ आराम करे, क्योंकि आखिरकार उसके सीने के आर पार एक तलवार जो गुजरी थी। लेकिन मून जानता था कि आराम करने से काम नहीं चलेगा। इस वक्त उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ था तो वो था जिंदा बचना, सर्वाइव करना। और जिंदा रहने के लिए उसे अपने लिए कुछ बहुत ही सॉलिड गोल्स सेट करने थे। उसे न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मैजिक के मामले में भी बहुत ज्यादा ताकतवर बनना था। वो एक डायरी उठाता है और उसमें अपने गोल्स लिखने लगता है। उसका पहला गोल था हर हाल में जिंदा बचना। दूसरा गोल उस पागल और खौफनाक औरत के हाथों टॉर्चर होकर मरने वाली एंडिंग से बचना। तीसरा गोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनना। और चौथा सबसे जरूरी गोल उस रहस्यमयी ब्लैक बो पर कभी भरोसा मत करना। मून बिस्तर पर लेटे लेटे इन सब बातों पर विचार कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार उसी खौफनाक औरत का चेहरा घूम रहा था जो उसके सपनों में आई थी। वो खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर वो औरत ही कौन, और वो उसे इतने अजीब और डरावने तरीके से प्यार क्यों करना चाहती थी। मून को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी उस जैसी दिखने वाली किसी औरत को देखा हो, और यही बात उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस कर रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए, और उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था। फ्रस्ट्रेट होकर वो खुद को जोर से बिस्तर पर पटक देता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि फालतू में ओवर थिंकिंग करने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि वो किसी भी तरह से अपनी ताकत बढ़ाए, बाकी सारी परेशानियां वो बाद में देख लेगा। तभी उसे ओरिजिनल कहानी की एक बात याद आती है। उस किताब के असली विलेन ने मैजिक अकेडमी में पूरा 1 साल सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया था ताकि वो छत पर एक छोटी सी लाइट पैदा करना सीख सके। बस इतना ही सीखा था उस बेवकूफ ने। मून को पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इतना ताकतवर बनना ही होगा कि वो आसानी से एरियल के ग्रुप में शामिल हो सके, क्योंकि वही एक इकलौती जगह थी जहां वो पूरी तरह से सेफ रह सकता था। वो अपनी बॉडी को एनालाइज करता है और पाता है कि शारीरिक तौर पर तो उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन उसका मैजिक अभी भी बहुत कमजोर है। वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और निराशा से सोचता है, नहीं, इस सब का कोई फायदा नहीं है। वो जानता था कि एरियल और सीलिया कोई आम इंसान नहीं है, उन्हें खुद भगवान ने अपने हाथों से चुना है। उन दोनों के पास बहुत ही एडवांस और नेचुरल जादुई टैलेंट है। मून मन ही मन सोचता है कि अगर वो दिन के 24 घंटे भी लगातार ट्रेनिंग करता रहे ना तो भी वो उन दोनों की पावर के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। वो दोनों तो इस दुनिया के जीते जागते चीट कैरेक्टर्स हैं जो किसी को भी आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीलिया को ही ले लीजिए। जब वो पैदा हुई थी तभी उसे भगवान से आइस और स्नो का वरदान मिल गया था, और बचपन से ही वो इस खौफनाक पावर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। और फिर आती है कहानी की असली एमसी एरियल। कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते एरियल को भगवान से 10 से भी ज्यादा नई और एकदम अलग तरह की पावर्स मिल जाती हैं। एंडिंग तक एरियल इतिहास के किसी भी जिंदा जीव को पलक झपकते ही हराने की ताकत रखती है। मून अच्छे से जानता था कि अभी इस वक्त एरियल की पावर लगभग उसी के लेवल की है, लेकिन फिर भी वो मैजिक में उससे थोड़ी सी बेहतर है, और उसके पास कुछ ऐसे रेयर आइटम्स हैं जो उसे बहुत हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एरियल खुद की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती है, जबकि अपना मून वो तो अभी भी बहुत आसानी से मारा जा सकता है। ये सब सोचकर मून किताब बंद करता है और एक बहुत ही सीधे से कंक्लूजन पर पहुंचता है। उसे एरियल से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इवॉल्व होना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा। इससे पहले कि एरियल उससे ज्यादा पावरफुल हो जाए, उसे एरियल को पीछे छोड़ना ही होगा ताकि फ्यूचर में वो खुद को बचा सके। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद मून के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। भले ही एरियल एक जीता जागता चीट कैरेक्टर थी, लेकिन अपने मून के पास भी कुछ गजब के ट्रिक्स मौजूद थे। यहाँ तक कि उन हथियारों के हमले के बाद उसे एक नई स्किल भी मिल गई थी। और दोस्तों, वो स्किल और कुछ नहीं बल्कि वही रहस्यमयी काली किताब थी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मून उस किताब को समन कर रहा है, लेकिन भाई साहब की किस्मत ही खराब है। जैसे ही वो किताब हवा में प्रकट होती है, वो सीधे जाकर उसके सबसे नाजुक हिस्से पर धड़ाम से गिरती है। मून दर्द के मारे बुरी तरह तड़प उठता है और उस किताब पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि उसने अभी अभी उसकी बॉडी के सबसे जरूरी और सेंसिटिव हिस्से को हमेशा के लिए बर्बाद ही कर दिया था। जब मून बहुत ही सीरियस और गुस्से वाले प्रेशन के साथ उस किताब को घूर रहा होता है, तभी वो किताब अपने आप खुलने लगती है। और दोस्तों, उस किताब के अंदर जो लिखा था उसे देखकर मून के होश उड़ जाते हैं। उस किताब ने लिटरली वो सब कुछ एक एक डिटेल के साथ लिख रखा था जो अब तक मून के साथ घटित हुआ था। सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्लेन किया गया था, लेकिन सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो किताब मून को मेन एमसी कहकर बुला रही थी। मून ये देखकर उड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो शायद समझ रहा था कि ये किताब उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। उस किताब के अंदर एक लाल रंग रेड कलर का सेक्शन भी था। इस हिस्से में वो सारे मनहूस और बुरे इवेंट्स डिटेल्स में लिखे हुए थे जो इस कहानी में आगे
जाकर होने वाले थे, जैसे कि वो जानलेवा हमला जो उस पर और सीलिए पर हत्यारों ने किया था। तभी अचानक से बैकग्राउंड में एक सस्पेंस वाला म्यूजिक बजने लगता है और वो किताब बहुत तेजी से चमकने लगती है। अगले ही पल वो किताब मून को अपने अंदर खींचकर एक दूसरी ही जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। मून इस अचानक हुए हमले से बहुत बुरी तरह भड़क जाता है। हम देखते हैं कि मून अब एकदम ही अलग और अनजान जगह पर खड़ा है और वो आसपास ऑब्जर्व करने लगता है। वो सोचता है कि शायद ये जगह लिटरली इस किताब के अंदर मौजूद कोई डंजन है। तभी बैकग्राउंड में उसे कुछ बहुत ही खौफनाक सा महसूस होता है। मून पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है कि तभी उसे अंधेरे में से किसी के तेज कदमों की आवाज अपनी तरफ आती हुई सुनाई देती है। पलक झपकते ही वो असैसिन उसके ठीक सामने आ जाती है और बिना एक सेकेंड गंवाए उसके गले पर एक जोरदार वार करके उसका गला रेत देती है। हम देखते हैं कि वो खौफनाक औरत अब एक बिल्कुल ही नए लुक में वहाँ खड़ी है, जबकि अपना एमसी दर्द और खौफ के मारे बहुत बुरी तरह से चीख रहा होता है। वो निराशा में डूबकर खुद से पूछता है, आखिर उसने मुझे सिर्फ एक ही बार में कैसे मार दिया। वो सोचने लगता है कि वो औरत इस किताब के अंदर आ कैसे सकती है, जबकि असली दुनिया में तो वो मर चुकी है। तभी वो रहस्यमयी किताब फिर से अपने आप हवा में उड़ने लगती है और उसके सामने उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज, उसका मैजिक और उसकी उन शैडोई फुटस्टेप्स का पूरा स्टेटस दिखाने लगती है। इस पूरे जनरल इवोल्यूशन प्रोसेस को देखने के बाद मून अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। फाइनली उसे इस किताब का असली मकसद समझ आ गया था। ये किताब यहाँ उसे मारने नहीं बल्कि उसे असिस्ट करने और उसे ताकतवर बनाने के लिए है। वो समझ जाता है कि उसे इस आर्टिफैक्ट से अभी और भी बहुत सी चीजें सीखनी है और कई नए टेस्ट करने हैं। और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस किताब की मदद से वो एरियल से कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो सकता है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मून अपने बिस्तर पर बहुत ही थका हुआ लेटा है और उसके हाथ में एक घड़ी है। वो हांफते हुए कहता है कि उस तेज समय वाले फ्लो एक्सेलरेटेड टाइम फ्लो के अंदर वो सिर्फ 3 सेकेंड तक ही टिक पाया। अब इस टाइम फ्लो का क्या चक्कर है, चलिए वो समझाता हूँ। मून ने अपनी एबिलिटीज चेक करने के लिए उस किताब को उठाया था और उसे एहसास हुआ कि कॉम्बैट और शैडोई फुटस्टेप्स में उसकी स्किल्स 1% तक बढ़ चुकी है। इससे उसका शक एकदम पक्का हो गया था। उसने डिस्कवर कर लिया था कि जिस जगह पर वो टेलीपोर्ट हुआ था वो असल में कोई असली दुनिया नहीं बल्कि इस किताब के अंदर मौजूद एक ट्रेनिंग डायमेंशन है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो उस इल्यूजन वाली दुनिया के अंदर जाकर बिना असली मौत मरे कॉम्बैट आर्ट्स और मैजिक सीख सकता है, बिल्कुल उस खूंखार हत्यारी की तरह जिसने सीलियस से लड़ाई की थी। ये सब जानकर मून के चेहरे पर एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है और वो वापस बिस्तर पर लेट जाता है। अब वो बिना डरे एरियल को सीधा टक्कर दे सकता था क्योंकि अब वो जब तक चाहे इस किताब के अंदर ट्रेनिंग कर सकता था। हम देखते हैं कि वो मजे से उस किताब का इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक बहुत ही कॉमिकल सीन में सीधा जाकर उसके चेहरे पर गिरती है। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए उस डायमेंशन के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल है। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है वो उस हत्यारी के खतरनाक हमलों का शिकार होकर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार बहुत ही बुरी मौत मरता है। उसे बार बार बीच में से 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। इसी खौफनाक ट्रेनिंग सेशन के दौरान असली दुनिया में कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे ये कोई और नहीं बल्कि अपनी एन है जो उसके लिए उसकी कड़वी दवाई लेकर आई थी। एन दरवाजा खोलती है और बहुत ही प्यार से कहती है, मास्टर आपकी दवाई का टाइम हो गया है। लेकिन अपना एमसी तो अभी भी अपने उस इल्यूजन वाले ट्रेनिंग मोड में था। एन मुस्कुराती है और याद करती है कि बचपन से ही उसका मास्टर ऐसे ही करता आ रहा है और उसे उसकी ये आदत बहुत ही क्यूट और अडोरेबल लगती है। वो उस दवाई की गर्माहट को बनाए रखने के लिए उस पर एक स्पेल कास्ट करती है। वो सोचती है कि शायद मास्टर सो रहे हैं और किसी की नींद खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। एन फाइनली कमरे के अंदर कदम रखती है और दोस्तों ठीक उसी पल मून के मुंह से दर्द के मारे एक बहुत ही भयंकर और दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। असल में उस ट्रेनिंग डायमेंशन के अंदर उस हत्यारी के क्लोन ने उसके एक बहुत ही वाइटल स्पॉट पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। हम देखते हैं कि मून उस हत्यारी पर बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो तय करता है कि वो एक बार और कोशिश करेगा। उसे उम्मीद थी कि इस बार वो कम से कम उस हत्यारी को एक बार छू तो पाएगा जो कि अब तक वो एक बार भी नहीं कर पाया था। काफी समय बीत जाता है और बाहर दिन निकल आता है। हम देखते हैं कि अपना एमसी पसीने से लथपथ और पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। उसने उस हत्यारी को हराने की पूरे 185 बार कोशिश की थी लेकिन वो एक बार भी उसके सामने 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं टिक पाया। अचानक उसके शरीर के अंदर एक बहुत ही भयानक दर्द उठता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है जिससे वो दवाई भी जमीन पर गिरकर फैल जाती है जिसे उसने छुआ तक नहीं था। वो जमीन पर पड़ा है और उसके सीने में एक बहुत ही तेज चुभने वाला दर्द हो रहा है। वो धीरे धीरे हिम्मत करके उठता है और बिस्तर के सहारे टिक कर बैठ जाता
है। वो खिड़की से आ रही सुबह की रोशनी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि चलो फाइनली अब वो रिकवर कर रहा है। मून को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो उस किताब के डायमेंशन के अंदर सच में नहीं मर सकता, लेकिन वहाँ जो दर्द उसे मिलता था वो 100% रियल होता था। उसने उन सारी मौतों का दर्द महसूस किया था। सोचिए दोस्तों, एक साथ 200 बार मरने का दर्द लेकर उठना कैसा लगता होगा। लेकिन अब वो पूरी तरह से डिटरमाइंड था। वो देखना चाहता था कि इतनी भयानक टॉर्चर सहने के बाद उसने कितना इवॉल्व किया है। वो अपनी किताब उठाता है और चेक करता है और रिजल्ट्स देखकर वो खुश हो जाता है। आर्म्ड कॉम्बैट में वो 35% और शैडोई फुटस्टेप्स में वो 11% तक इवॉल्व हो चुका था, जो कि मैजिक का ही एक बहुत पावरफुल पावर माना जाता है। भले ही वो अभी भी उस खूंखार हत्यारी को हरा नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी इस तेज प्रोग्रेस से वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। वो फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है अपनी इन नई एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का। वो तुरंत शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल करता है, जो उसे इतनी तेजी से मूव करने की पावर देता है कि वो लगभग किसी टेलीपोर्टेशन जैसा लगता है। उसकी ये जादुई एबिलिटी एकदम परफेक्टली काम करती है। हम देखते हैं कि मून हवा में उड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है कि आखिरकार वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं? तभी अचानक से उसे अपने शरीर में एक भयंकर जलन महसूस होती है। असल में मैजिक का इतना भारी इस्तेमाल करने की वजह से मून का पैर इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि अब वो दर्द के मारे बुरी तरह से जल रहा था। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे इस मैजिक की आदत डालने के लिए अभी बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। वो सोचता है कि इस तरह अकेले ट्रेनिंग करने से काम नहीं चलेगा। उसे ट्रेनिंग का कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। शायद कोई ऐसा मास्टर खोजना होगा जो उसे सही तरीके से सिखा सके। जल्द ही हमें पता चलेगा कि मून का प्लान मैजिक अकेडमी जाने का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस अकादमी में कोई भी कॉम्बैट आर्ट्स नहीं सिखाता। मून बहुत अच्छे से जानता था कि मैजिक सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो मैजिक और कॉम्बैट आर्ट्स दोनों में महारत हासिल कर ले तो वो दुनिया के हर इंसान से बहुत आगे निकल जाएगा। जब वो किसी बेस्ट कॉम्बैट मास्टर को ढूंढने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि पूरे एम्पायर का सबसे ताकतवर इंसान, जिसे फायर लायन के नाम से जाना जाता है, वो कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर में रहता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल मास्टर लिटरली खुद एमसी का बाप है। हाँ, आपने सही सुना। एमसी के पिता इस पूरे एम्पायर के सबसे खूंखार और ताकतवर योद्धा हैं। सीन पीछे पास्ट में जाता है और हम एक बहुत ही एपिक बैक स्टोरी देखते हैं। कई दशकों पहले की बात है। एक लड़का था जो एम्पायर का बेस्ट वॉरियर बनने का कैंडिडेट था। उस नौजवान लड़के की उम्र सिर्फ 15 साल थी जब उसे एम्परर के रॉयल गार्ड में शामिल कर लिया गया था। उसने अकेले अपने दम पर कई सारे गृह युद्धों, सिविल वॉर्स और तख्तापलट को कुचला था। इसके अलावा उसने दूसरे देशों और मॉन्स्टर्स के साथ होने वाले कई भयंकर युद्धों को भी रोका था। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो इंपीरियल आर्मी का मार्शल बन गया और उसने सैकड़ों युद्धों को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। उसने इस पूरे कॉन्टिनेंट में सैकड़ों लड़ाइयाँ जीती और अपना ऐसा खौफ कायम किया कि राक्षस, दानव और यहाँ तक कि बड़े बड़े देश भी उसके नाम से कांपते थे। उसके खौफ का आलम ये था कि उस समय से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस एम्पायर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब वो 32 साल का हुआ तो उसके इस अनबीटेबल रिकॉर्ड और शानदार प्रमोशंस को देखते हुए उसे इंपीरियल ड्यूक का सबसे ऊंचा टाइटल दे दिया गया। ये वो इंसान है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा, ना इंसानों से, ना दूसरे देशों से और ना ही खूंखार राक्षसों से। और यही लेजेंडरी इंसान अपने एमसी का पिता है। ये सब याद करके एमसी जोर जोर से हंसने लगता है। वो सोचता है कि इस कहानी का जो असली कैरेक्टर था वो सच में दुनिया का सबसे बड़ा गधा और जिद्दी बेवकूफ था। उसके पास पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन और ताकतवर पिता मौजूद था, फिर भी उस इडियट ने उनसे कुछ नहीं सीखा। तो मून सोचता है कि भाई मैं केज क्यों जाऊं, वो किसी भी मैजिक लेज में अपना टाइम क्यों बर्बाद करे जब उसका अपना बाप ही दुनिया की सबसे बड़ी और बेस्ट लेज है। मून डिसाइड करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा बल्कि घर पर रहकर ही अपने पिता से ट्रेनिंग लेगा। तभी अचानक कोई उसे आवाज लगाता है। ये एन थी जो मून से कहती है कि वो तुरंत जाकर अपने पिता से बात करे। एमसी भी खुश होकर कहता है कि हाँ, उसे भी अपने पिता से एक बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, हम बैकग्राउंड में दूसरी मेट्स को एन से सवाल करते हुए सुनते हैं। वो पूछती है कि क्या उसका प्रमोशन हो गया है। एन बहुत ही प्राउड तरीके से हमें सिर हिलाती है। वो बताती है कि महल में हुए उस खतरनाक सीडेंट के बाद जैसे ही मून को होश आया, उसे प्रमोट करके हेडमेट बना दिया गया है। ये सुनकर मून को उड़ा सा दुख होता है, क्योंकि उस जानलेवा सीडेंट जिसमें हत्यारे राजकुमारी सीलिया और खुद एमसी शामिल थे की वजह से पुरानी हेडमेट ने डर के मारे रिजाइन कर दिया था। एन उसे उदास देख कर कहती है कि उसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये उस पुरानी हेडमेट का खुद का फैसला था। उसे लगा कि अब उसे काम छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। सीन बदलता है और अब हम महल के बाहर
का नजारा देखते हैं जहां मून की माँ उसे बहुत ही प्यार और इमोशंस के साथ कसकर गले लगा रही होती है। उनकी आंखों में राहत के आंसू हैं कि उनका बेटा आखिरकार मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया है। वो बहुत ही प्यार से उसे मम्मी कहने को बोलती है। मून नोटिस करता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से गले लगाया हुआ है। तभी उसकी माँ बहुत ही प्यार से उसका सिर अपने पेट पर रखती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या उसे कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है। और दोस्तों, तभी होता है इस एपिसोड का एक बहुत ही बड़ा खुलासा। एमसी की माँ प्रेग्नेंट है। अगर आप लोग भी यही सोच रहे थे तो आप एकदम सही हैं। वो प्रेग्नेंट है। इस बात का पता तब चला जब हमले वाले दिन डॉक्टर मून का इलाज करने आया था और उसी दौरान उसने चेकअप करके कंफर्म किया कि डचेस काफी समय से प्रेग्नेंट है। अपना एमसी ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठता है कि आखिरकार उसे एक छोटा भाई या बहन मिलने वाला है। तभी वहाँ मून के पिता की शानदार एंट्री होती है। वो मुस्कुराते हुए मून से पूछते हैं कि क्या उसे और भी भाई बहन चाहिए। ये सुनकर एमसी की माँ ओड़ा शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें ओड़ा आराम से चलना चाहिए, आखिरकार वो अभी एक ही है। कुछ समय बाद हम पूरी फैमिली को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, लेकिन तभी हमारे एमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता को वापस इंपीरियल आर्मी में सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, एमसी के पिता को आज दोपहर को ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए निकलना था। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक महीने के अंदर एमसी की मैजिक अकादमी की क्लासेज शुरू होने वाली थी और अब महल में नौकरों के अलावा सिर्फ उसकी माँ ही अकेली फैमिली मेंबर बचने वाली थी। हम देखते हैं कि एक मेड उन्हें पूरा भरोसा दिला रही है कि वो एमसी की माँ और इस पूरे महल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनते ही एमसी घबरा जाता है और अपने पिता से कहता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मून बेचैन होकर पूछता है कि उन्हें ही क्यों जाना पड़ रहा है। क्या एम्पायर के पास भारी भरकम जनरल्स और दूसरे काबिल लोगों की कोई कमी है? उनके पिता को ही इस नए युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? एमसी के पिता बहुत ही गंभीरता से उसे समझाते हैं। वो बताते हैं कि वो एम्पायर के उन गिने चुने चुनिंदा योद्धाओं में से एक है जो सीधा फ्रंट लाइंस पर जाकर उन खूंखार डीमंस का सामना कर सकते हैं जो अब एम्पायर पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और ये कोई आम राक्षस नहीं थे दोस्तों, ये अबिसल डीमन क्लैन था, राक्षसों की प्रजाति में सबसे खूंखार और सबसे ताकतवर क्लान। ये नाम सुनते ही एमसी के पसीने छूट जाते हैं। उसे कहानी की एक बहुत ही भयानक बात याद आती है। इस एबिसल क्लान का सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानों की दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके इंसानियत का नामो निशान मिटा देना। आज से ठीक 3 साल बाद असली हीरोइन एरियल इन्हीं राक्षसों के कहर को रोकने वाली थी, लेकिन इन 3 सालों के दौरान एमसी के पिता उन्हीं राक्षसों से फ्रंट लाइंस पर खूनी जंग लड़ रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एमसी का वो प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। अब दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्टर उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसके पास नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि अपना बेचारा एमसी मून एंजाइटी और टेंशन से भरा हुआ किसी तरह अपनी चाय पीने की कोशिश कर रहा है। सीन एक बार फिर से बदलता है। अब वो लोग एक इंपीरियल आउटपोस्ट पर पहुंच चुके हैं। मून अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा और एंक्शस महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। जब उसके माता पिता इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद उसे एक नया भाई या बहन मिलने वाला है, तभी एमसी के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। वो बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि वो एक बहुत ही महान बेटा है, क्योंकि मौत के इतने करीब होने के बावजूद उसने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी सीलिया को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उसके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। एमसी के पिता सीना चौड़ा करके कहते हैं कि उन्हें उसका पिता होने पर बहुत गर्व है। वो उसे समझाते हैं कि एक मैन होने के नाते ये उसका सबसे पहला ड्यूटी है कि वो अपने परिवार और अपने देश की रक्षा करे। वो अपने परिवार के सिंबल की तरफ इशारा करते हैं। कैम्बल लाइन का वो निशान ये दर्शाता है कि उनकी फैमिली क्या है। वो इस एम्पायर की वो तलवार है जो दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर देती है। वो कहते हैं कि अब चूंकि मून बड़ा हो गया है और एक मर्द बन चुका है, इसलिए वो अब उस पर बहुत भारी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो वैसा ही ताकतवर बन सके जैसा वो बनना चाहता है। वो उसे एक बहुत ही प्यारी एडवाइस देते हैं कि उसे बस वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है और उसे बस किसी भी हाल में ताकतवर बनना है। मून ये सब सुनकर एकदम स्पीचलेस हो जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उसके पिता का ये सपोर्ट ही तो था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके पिता आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेते हैं और उसे अपनी जिंदगी के इस नए सफर को शुरू करने के लिए हिम्मत देते हैं। लेकिन दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस पूरे इमोशनल सीन के दौरान उन दोनों को एक बहुत ही अजीब, खौफनाक और घूरती हुई नजरों से लगातार देखे जा रही थी। और अब एमसी के पिता एक ऐसी बात रिवील करने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को जड़ से पलट कर रख देगी। एमसी के पिता बताते हैं कि एन को इस महल में तब काम पर रखा गया था जब वो बहुत ही छोटी बच्ची थी। वो एक बहुत ही साधारण लेकिन इज्जतदार और समझदार फैमिली से ताल्लुक रखती है। और सबसे बड़ी बात, मून और एन बचपन से ही
एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे हैं। उसके पिता बताते हैं कि एन सच में उससे बहुत प्यार करती है और वो दिल से चाहती है कि मून उसे अपना ले। एमसी के पिता आगे कहते हैं कि कैम्बल फैमिली को फ्यूचर में अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही होगा। ये सुनकर एमसी तुरंत उन्हें बीच में टोकता है। वो कहता है कि उसकी किस्मत तो राजकुमारी सीलिया के साथ जुड़ चुकी है और अगर उसके पिता यही चाहते हैं तो भी वो एन को डेट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, एमसी के पिता जो जवाब देते हैं वो सुनकर एमसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ही कैजुअल तरीके से बताते हैं कि सीलिया के साथ उसकी शादी का प्लान सिर्फ एक दिखावा था। वो एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की पावर्स को बैलेंस करने के लिए रची गई एक चाल थी। प्लान के मुताबिक जैसे ही राजकुमारी सीलिया एम्पायर की नई लीडर बन जाएगी, उसके तुरंत बाद एमसी और सीलिया अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। वो दोनों अलग हो जाएंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस पूरी बातचीत का अगर मैं आपको सार बताऊं तो एमसी के पिता चाहते हैं कि वो एन के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताए। उन्होंने बताया कि जब वो दोनों बहुत छोटे थे तभी से उन दोनों की किस्मत एक साथ लिख दी गई थी। एमसी के पिता ने ये पूरी प्लानिंग बचपन से ही कर रखी थी और सबसे बड़ा बम तो वो अब फोड़ते हैं। उन्हें 3 साल के अंदर एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एन की कोख से ही आना चाहिए और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक सख्त ऑर्डर था। और दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात सुनकर मेरे भी कान सुन पड़ गए थे। इतनी भारी इंफॉर्मेशन एक साथ कैसे प्रोसेस करे कोई। ऐसा लग रहा था कि अपना एमसी तो बचपन से ही एन के लिए डेस्टिन्ड कर दिया गया था। ये सारी बातें कहकर एमसी के पिता वहाँ से फाइनली चले जाते हैं। उनके जाते ही एन धीरे से मून के पास आती है और पूछती है कि क्या उन दोनों ने अभी हुई बातचीत में उसका नाम लिया और क्या कोई ऐसा काम है जो उसे अभी करना चाहिए। लेकिन अपना मून जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, वो एन से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वो बस इतना कहता है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो दोनों करीब आए और यहाँ तक कि उन्होंने कैम्बल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों को एक बच्चा पैदा करने का भी सजेशन दिया था। मून हिंसते हुए कहता है कि ये पक्का उस बूढ़े आदमी का कोई घटिया सा मजाक होगा, इसलिए इस बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। एन बस चुपचाप खड़ी मून की इन बातों को सुन रही थी। मून बहुत ही प्यार से एन के कंधे पर हाथ रखता है और एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देना शुरू करता है। उसे लगा वो बहुत महान काम कर रहा है। वो कहता है कि भले ही वो अभी एक मेड है और ये उसका रोल है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी का अपना एक अलग रास्ता होता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग औरत है, उनके पूरे खानदान की सबसे बेस्ट मेड, और उसके जैसी इतनी शानदार औरत एक ऐसे ही शानदार और काबिल इंसान को डिजर्व करती है, न कि उसके जैसे किसी गुड फॉर नथिंग लूजर इंसान को। मून यही नहीं रुकता, वो आगे कहता है कि अगर फ्यूचर में उसे कभी किसी से प्यार हो जाए तो वो बेझिझक उसे बता देता कि वो उस अमेजिंग इंसान की एन के साथ शादी करवा सके। वो कहता है कि जो भी कैम्बल फैमिली की इतनी इज्जत से सेवा करता है वो ये डिजर्व करता है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी किसी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ बिताए। वो एक बार फिर एन के कंधे को थपक पाता है और उससे कहता है कि वो अपनी खुशी हैप्पीनेस खुद ढूंढे और जिसे वो दिल से चाहती है उसके पास जाए। ये सब ज्ञान बांटने के बाद मून बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसे लग रहा था कि उसने एन को कुछ बहुत ही सेंसेशनल बात कह दी है और उसने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसकी इन गहरी बातों को सुनकर एन पक्का इमोशनल हो गई होगी और शायद खुशी के मारे रोने ही वाली होगी। लेकिन दोस्तों, असलियत तो कुछ और ही थी। एन वहीं की वहीं खड़ी थी, एकदम स्पीचलेस, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि भयंकर गुस्से से। वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। उसने इस कैम्बल खानदान में खुद को सिर्फ और सिर्फ मून के लिए ही तो घुसाया था। वो मून के साथ क्यों नहीं हो सकती। गुस्से के मारे उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके नाखूनों से लिटरली खून ब्लड टपकने लगा था। वो अपने आप से बड़बड़ाती है कि मून सच में बहुत बदल गया है। उसका यंग मास्टर अब एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन चुका है और अब वो ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आगे भी ऐसा ही शरीफ बना रहेगा। समय बीतता है और बैकग्राउंड में सस्पेंस वाला म्यूजिक बजने लगता है। सीन हमें कैम्बल महल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ आधी रात का समय हो चुका है। हमारा एमसी मून लाइब्रेरी में अकेला बैठकर पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा है। भले ही उसके पिता अब उसे ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने ठान लिया था कि वो बेस्ट से भी बेस्ट बनकर ही रहेगा। पढ़ाई करते करते वो ओड़ा सोच में पड़ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो अभी अकेडमी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ जाने का सीधा सा मतलब था कहानी के असली एमसीज एरियल और सीलिया से टकराना, और वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं था। वो तय करता है कि वो एन से कहकर कुछ समय के लिए छुट्टी टेम्पररी लीव ले लेगा ताकि उसे एक लंबे समय तक अकादमी की शक्ल ना देखनी पड़े। वो अपना प्लान बनाता है कि उसे मार्शल आर्ट्स की मैनुअल्स को बहुत गहराई से पढ़ना होगा और उन सारी टेक्निक को अच्छे से समझने के बाद वो उस किताब के डायमेंशन के अंदर जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा ताकि वो आखिरकार उस खूंखार हत्यारी को हरा सके। खुद
खुद को ताकतवर बनाने की इसी ललक में वो मार्शल आर्ट्स और मैजिक की एक किताब बंद करता है जो वो अभी पढ़ रहा था, और फिर मून वो ब्लैक बुक उठा लेता है। वो कुछ टेस्ट करना चाहता था, और जैसे ही वो उस किताब का इस्तेमाल करता है उसे एक बहुत ही इनक्रेडिबल बात का पता चलता है। उसे उस किताब को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बस उस किताब का एक अच्छा खासा हिस्सा पढ़ लेना ही उस स्किल को पूरी तरह से सीखने के लिए काफी था। दोस्तों, ये एबिलिटी लिटरली किसी चीट कोड से कम नहीं थी। ये उसके लिए एक बेहद पावरफुल और फैंटास्टिक खोज थी। सेटिस्फाइड होकर मून प्यार से उस किताब को थपथ पाता है। जब उसे पहली बार ये किताब मिली थी तो उसे इसका असली यूज पता ही नहीं था, जिस वजह से उसे ये एकदम बेकार लगी थी। लेकिन अब ये किताब उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। जब वो अपनी इस सफलता पर खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ एन आ जाती है। एन बहुत ही मीठी आवाज में पूछती है कि क्या वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है।